वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज 22 जनवरी 2021 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे मोलेरी के एक कोट के साथ, द ग्रेटर द ऑब्स्टिकल द मोर ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट। जब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, वी गिव अवर 100%, राइट। और जब ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंज खत्म हो जाता है, तो जब ये चैलेंज आया था उस टाइम पर जो हमारे दिमाग के अंदर डाउट्स थे, जो भय थे कि शायद ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं और उनकी जगह पर आ जाता है एक कॉन्फिडेंस कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। उससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि जब हमारे जीवन में कोई नए चैलेंजेस आए तो हमें घबराना नहीं है। वी हैव टू ब्रेस आवर सेल्फ, हमें अपने आप को संभालना है और ये याद रखना है कि इससे पहले भी मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया था, तो ये जो नया चैलेंज आया है वो भी मैं फेस कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। और उतनी ही बड़ी खुशी भी मिलती है जब हम बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हेवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। रिपब्लिक डे सेल इज़ ऑन, ये 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि टोटल 60% डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि जो बाइडन, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये USA के 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पूरी दुनिया ने, लगभग पूरी दुनिया ने, खास करके बड़े बड़े लीडर्स ने उनकी शपथ विधि को आई एम श्योर देखा होगा, उनका थरो एनालिसिस भी हुआ होगा, राइट। और ओवरऑल थीम भी पकड़ने की कोशिश की होगी कि जो बाइडन जो हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है इस बार वो ये है, कमला हैरिस बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये USA के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। एंड आई एम श्योर वो दिन भी दूर नहीं है जब फ्यूचर में दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट एक महिला बनेंगे। मिस्टर ट्रंप के टाइम पर जो ओवरऑल थीम थी वो थी अमेरिका फर्स्ट, लेकिन मिस्टर बाइडन की जो थीम है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो थीम है, दैट इज अमेरिका यूनाइटेड। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता होगा, लेकिन USA एक ऐसा देश है जिसको इमिग्रेंट्स ने बनाया है। आप USA के पूरे इतिहास को देख लीजिए, यू विल फाइंड दैट के क्रिस्टोफर कोलंबस, उनकी स्टोरी आपको पता है, फिर कैसे यूरोप के बहुत सारे लोग वहाँ पर सेटल हुए और उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो USA में सेटल हुए हैं। और आज USA जहाँ पर हैं वो वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि USA को इमिग्रेंट्स ने बनाया। दुनिया के अलग अलग बेस्ट टैलेंट ने, अलग अलग धर्म, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो USA में गए, वहाँ पर सेटल हुए और आज इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मिस्टर ट्रंप का जो टाइम था वो काफ़ी रफ था। USA का जो नेचर है, USA का जो जीन है, उसका जो DNA है, उसके उसके ऑपोजिट में था मिस्टर ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये जो मिस्टर बाइडन है, आई एम श्योर जो चीज़ें उन्होंने बताई है अपनी शपथ विधि के दौरान और जो चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी और जो डिसीजंस लिए हैं, उससे कह सकते हैं कि यस, अमेरिका विल बी यूनाइटेड और ये दुनिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात होगी। आते ही उन्होंने ट्रंप के द्वारा लिए गए कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को ओवरटर्न, यानी कि एलिमिनेट कर दिया। उसमें एक सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया उन्होंने वो ये है, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और वे लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स या फिर सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो ऐसे कुछ 1.1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख जितने लोग जो हैं उनको सिटीजनशिप
दी जाएगी और इसमें से लगभग आप समझ लीजिए कि 5 लाख जितने इंडियंस भी हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। मिस्टर ट्रंप ने 7 ऐसे मुस्लिम देश थे जिनके सिटीजन्स के ऊपर बैन लगा दिया था। ये भी बैन जो है उन्होंने यानी कि मिस्टर बाइडेन ने हटा दिया है। मैंने अभी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का मतलब यह है कि दुनिया के कितने सारे देश जो हैं वो यूएसए के साथ बिजनेस करते हैं और ज़्यादा बिजनेस करना पसंद करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इलेक्शन जो है, ऑफ कोर्स ये इलेक्शन और जो बाइडेन का आना यूएसए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उनकी अच्छी पॉलिसीज़, उनकी प्रो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ जो हैं वो दुनिया के सभी देशों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो प्री ट्रंप एरा यानी कि ट्रंप आए उससे पहले ओबामा थे, तो ओबामा के टाइम पर या फिर उनसे पहले का टाइम जो था उस टाइम पर यूएसए जो है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि मिस्टर ट्रंप बहुत सारी जगहों से यूएसए को पीछे ले जा रहे थे कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो यू हैव टू पे मनी, हम आपको मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं देंगे, वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट यू ओनली, एंड ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, ये जो वैक्यूम उन्होंने क्रिएट किया, यही वैक्यूम यहाँ से यूएसए निकलने लगा और यहाँ पर चाइना ये खाली जगह भरने लगा। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप का एक बहुत बड़ा रोल है कि पिछले 4 सालों में चाइना एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है चाइना ने। इट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रंप और उनकी विचारधारा और उनकी पॉलिसी की वजह से। बाइडेन हिमसेल्फ इज़ ए वोकल प्रोपोनेंट ऑफ फ्रेंडली टाइज विद इंडिया। भारत की बात करें तो बाइडेन ने क्लियरली बताया है कि वो भारत को एक मित्र देश मानते हैं और बाइडेन भारत में भी काफ़ी फेमस हैं क्योंकि ओबामा के टाइम पर जो बाइडेन जो हैं वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स गोइंग टू बी बेटर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो हैं वो काफ़ी दोनों देश नज़दीक आएंगे और जो स्ट्रेन्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इश्यूज़ या फिर घर्षण जो हैं वो बहुत कम होगा। क्वाड ग्रुप जो है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, तो बताइए ये क्वाड ग्रुप के 4 मेंबर्स का नाम, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो ये क्वाड ग्रुप जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल जो टारगेट है क्वाड का कि चाइना को कंट्रोल में रखना, तो होपफुली ये भी हम अचीव कर पाएंगे। भारत चाहता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में थोड़ी हमें छूट मिले, मार्केट एक्सेस ज़्यादा मिले। फिर H1 वीज़ा पॉलिसी, जो हर साल हमारे देश के हज़ारों लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी चांस मिलेगा। और मिनिमम कॉम्पनसेशन फॉर इंजीनियर्स, तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इंडियन प्रोफेशनल्स को और इंडियन कंपनीज़ को मिलेंगे। दोनों देशों की बात करें तो 2019-20 में यूएसए और भारत के बीच में जो ट्रेड हुआ है ये आंकड़ा है $88.75 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, $88.75 बिलियन। और ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जितना हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उसका 17%, एक बहुत बड़ा चंक हम यूएसए में सामान बेचते हैं। यूएसए वाज द लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया। और यूएसए से इंडिया में जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उसमें टॉप 3 कंट्री में से 3rd नंबर पर हैं यूएसए। अप्रैल टू सितंबर 2020 की बात करें तो यूएसए वाज द 2nd बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि आपके देश में किसी ने फैक्ट्री सेटअप की तो वो 1-2 महीने के लिए तो नहीं होती है, 10, 15, 20, 25 सालों के लिए होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। तो अप्रैल टू सितंबर 2020 में ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, लॉकडाउन के टाइम पर और उसके बाद भी यूएसए से जो फंड आता रहा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री कि बाहर से पैसे, एक डेवलपिंग देश के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हर जगह पर सरकार पैसे प्रोवाइड करे। तो अगर बाहर किसी के पास पैसे हैं और वो आपके, इट्स लाइक आपके परिवार के पास इतने पैसा नहीं है कि आप दूसरी ब्रांच खोलें, राइट। आपकी एक शॉप है और आप चाहते हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर पोटेंशियल अच्छा है, एक दूसरी ब्रांच भी एक एरिया में खोलनी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे बैंक आपको देती है या फिर कोई पार्टनर आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से
डेवलपिंग देश के पास इतने पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो जब बाहर के लोग या फिर यूएसए के लोगों के पास पैसे हैं और वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा किसका होगा? ऑफ कोर्स उनका भी प्रॉफिट होगा, लेकिन भारत को भी जॉब्स क्रिएट होगी, यहाँ पर नए बिजनेस क्रिएट होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो इट्स लाइकली दैट हायर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फेडरल रेट्स विल फ्लो इनटू इंडिया। फेडरल रेट्स यानी कि उनकी जो कल मैंने बताया था कि उनकी आरबीआई, राइट, आरबीआई की काउंटर पार्ट आप कह सकते हैं, उनकी जो फेड रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को कम रखेगी, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो लोन को एक ईजी रेट पर ले पाएंगे। लेट्स से कि आपको 3% पर लोन मिल रही है, आपने 1 लाख रुपए की लोन ली और आपको साल में 3% इंटरेस्ट पे करना है इसके ऊपर, लेट्स से। और यही 1 लाख रुपए अगर आप भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक साल में 8% है। तो ये 3 आप पे करेंगे, 8% आपको मिला, तो 5% का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे कंट्रीज, ऐसे जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, जब इजीली लोन अवेलेबल होती है, तो यूएसए के इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैंक से पैसे लेते हैं और ये पैसे दूसरे देशों में जैसे कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें शेयर मार्केट और एफडीआई और इन सारे लेवल्स पर भी पैसे जो हैं उनका फ्लो हमारे देश में आएगा, तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। और वी नो वॉट यू नो, चाइना के बारे में तो बाइडेन साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने की जो बात है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब जो क्रिएट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, भारत करना चाहता है, तो इसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये था एक ओवरऑल आप कह सकते हैं टू द पॉइंट एनालिसिस के जो बाइडेन के आने से भारत और यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले क्विकली आपकी कमेंट्स मैंने पढ़ी, राइट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर प्रोवाइड किया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इंटरैक्टिव। उससे मुझे भी मज़ा आता है कि ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ मैं अकेला वन वे बात कर रहा हूँ। जब आपके आंसर्स आते हैं तो मुझे भी लगता है कि चलो आप भी इसमें इतने ही इंटरेस्टेड हैं, भले ही कितना ही ईजी आंसर क्यों ना पूछा हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग मी। अब कुछ आपके प्रश्न थे, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि इंग्लिश वर्जन द हिंदू का प्रोवाइड किया जाए, और कुछ स्टूडेंट्स ने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को रीएक्टिवेट करने की बात बताई है। द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। अभी तो ये कोई प्लान है नहीं। मैंने इससे पहले भी बताया था कि देयर आर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ दैट आई हैव टू परफॉर्म, तो इसकी वजह से इंग्लिश वर्जन और ये डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो मैं कंटिन्यू या फिर फिर से रीस्टार्ट हम नहीं करने वाले हैं। आई डोंट ब्लेम यू गाइज, बट एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ कहता हूँ कि शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं। तो उस टाइम पर शायद बहुत सारे लोगों ने इसको लाइटली लिया होगा, लेकिन इसी वजह से, बिकॉज ये दोनों इंग्लिश वर्जन और DFNA जो हैं वो जितने हम एफर्ट्स करते थे उतना हमें उसमें रिटर्न या फिर रिजल्ट नहीं मिलता था। और ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 महीने ही ट्राई किया, वी हैव ट्राइड इट फॉर लाइक नियरली 1 ईयर, 1 साल हमने देखा, तो इसका कोई ख़ास ग्रोथ नहीं था, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया, राइट, ये दोनों प्रोग्राम्स को, इंग्लिश वर्जन और DFNA। तो आई होप ये अब आपका जो एक मन में अगर डाउट भी है तो प्लीज़ निकाल दीजिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम सॉरी टू से, बट कई बार प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सेकंड थिंग, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की ये भी एक, आपने किसी ने इंस्टाग्राम में लिखा है और किसी ने फेसबुक मैसेजेस में ये मुझे पूछा है, और आई थिंक कल एक कमेंट भी थी कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और क्या वीडियो या फिर न्यूज़पेपर, व्हाट वी शुड डू। द थिंग इज़, देखिए, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है तो इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी की शुरुआत की है, आप उस लेवल पर अभी फ़िलहाल नहीं पहुंचे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए, राइट, इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूं जो आपको आर्टिकल में पढ़ने को नहीं मिलती हैं,
राइट, कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ तो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो से आपको बहुत ऐड ऑन नॉलेज मिल जाएगी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर 1 महीने से कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू रीड न्यूज़पेपर। एटलीस्ट जो आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करें उनको तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद दूसरे आर्टिकल्स जो आपको लगे, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगे कि आज ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उस आर्टिकल को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको एक फाइन बैलेंस रखकर चलना है। आपको एक राइट क्वांटिटी की आवश्यकता तो है ही, लेकिन क्वांटिटी से भी ऊपर है क्वालिटी। अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा, इट्स नॉट बी योर एक्सक्यूज। फिर ऐसा नहीं कि सर ने तो बोला था कि एक आर्टिकल पढ़ा, दैट इज ऑल्सो फाइन। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल पढ़ा, जैसे कि ये जो बाइडन इंडिया यूएसए रिलेशनशिप, तो अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा और आपने इसके रिसर्च की, आपने अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था, तो आपने अमेरिकन हिस्ट्री का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया या फिर एनसीईआरटीज़ या फिर दूसरी किताबों में से अमेरिकन हिस्ट्री को क्विकली पढ़ लिया, यू नो, क्विकली इन द सेंस कि आपने उसका एक रफ आइडिया ले लिया, दैट विल टेक यू अराउंड 2-3 आवर्स। तो एक पूरा आपका टॉपिक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो एक आर्टिकल पढ़ें, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ें, और ऐसा मत करिएगा कि दिन में 20-25 या फिर 10-15 आर्टिकल्स पढ़ने के चक्कर में मत जाइए, दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। क्वालिटी इज़ द थिंग, लेकिन एक पर्याप्त क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो 4-5 आर्टिकल्स जो मेन टॉपिक्स हैं उनको जनरली मैं यहाँ पर कवर कर ही लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो यू शुड यस रीड देम। तो रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। वीडियो देखने के बाद यू शुड रीड आर्टिकल। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि सिर्फ वीडियो देखने से सारी चीज़ें हो जाएगी, तो आई डोंट एग्री विथ इट। वीडियो मैंने मेहनत की और चीज़ों को आपको समझाया, लेकिन जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको देखते भी नहीं हैं, तो यू नीड टू सॉर्ट दिस थिंग आउट। ये अच्छी आदत नहीं है, यू शुड एटलीस्ट रिवाइज इट, तब जाकर चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। Just give me 1 second, I'll be back. Right, okay. So let's start topic number 2. Privacy and surveillance. As we know कि WhatsApp एक नई पॉलिसी लेकर आया था, फिर लोगों ने इसका विरोध किया। WhatsApp ने क्या किया कि एक्सेप्ट करे या फिर डिलीट करें, you know. तो लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। WhatsApp के कुछ 459 मिलियन यूजर्स हैं और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है WhatsApp के लिए। WhatsApp with 459 million users had emerged as the leading communication application for most Indians. ज़्यादातर लोग जो हैं वो WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। अब WhatsApp को किसने खरीदा? Facebook ने, जिसके बारे में हमने ब्रीफली बात की थी। Instagram भी Facebook का प्रोडक्ट है। तो अब Facebook क्या करना चाहता है? Facebook इंक जो मेन कंपनी है, वो अपने तीनों प्रोडक्ट्स FB, इंस्टा और WhatsApp, ये तीनों का डेटा जो है वो कंपाइल करके खुद के प्रॉफिट के लिए यूज़ करना चाहता है। इसमें कोई गलत बात, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत चीज़ है, इट्स नॉट बैड, लेकिन बिना पूछे अगर आप मेरा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप मेरे डेटा से पैसे कमा रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो मेरा है, रॉ मटेरियल तो मेरा है, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, इज़न्ट इट? फेसबुक्स रेवेन्यू मॉडल यूजेस डेटा ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। फेसबुक का पूरा रेवेन्यू मॉडल जो है वो हम जो डेटा, हमें जो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये सारी चीज़ों के एल्गोरिथम्स होते हैं, और फिर एडवर्टाइजर्स जो हैं उनको पता चलता है कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है, कौन कौन सी चीज़ें, और उस हिसाब से हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं। ये जो डेटा शेयरिंग की धमकी हमें दी, धमकी इन द सेंस के व्हाट्सएप का डेटा जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कीजिए वरना डिलीट कर देंगे, ये चीज़ ये लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं कर पाएंगे। यूरोपियन यूनियन में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो इट्स वेरी यू कैन से ट्रिकी। ये व्हाट्सएप या फिर ये फेसबुक कंपनी जो है, ये इनकी ट्रिक देखिए कि रीजनली डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। यूरोप के लिए यूरोपियन यूनियन में अगर कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है तो उनको ये धमकी नहीं मिले, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो खुद का एक लॉ है, उस लॉ का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
जो यूरोपियन यूनियन का एक डेटा सिक्योरिटी और इन सारी डेटा शेयरिंग को लेकर जो लॉ है उसका नाम क्या है बताइए. स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो वहाँ का रूल्स स्ट्रिंजेंट हैं, तो वहाँ के लोगों के ऊपर ये नहीं किया. हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ की खामी है और ये हमारा कसूर है, हमारी सरकार का कसूर है कि हमारे पास ये नहीं है. तो इसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर इस प्रकार की, और वो भी आप देखिए सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, ये व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, भारत. और हमारे ऊपर ही वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या फिर हमारा ही डेटा जो है वो दादागिरी से वो लोग लेना चाहते हैं. तो भारत सरकार को जल्द से जल्द एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने की आवश्यकता है. एक कमेटी गठित की गई थी, श्री कृष्णा कमेटी, याद रखिएगा ये नाम, राइट. ये डेटा और इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई थी, श्री कृष्णा कमेटी. तो श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छे हैं. जो पुथस्वामी का जजमेंट रहा 2018 का, पुथस्वामी जो प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी, तो इस जजमेंट में जो चीज़ें थी उसी प्रकार के रिकमेंडेशंस जो हैं वो श्री कृष्णा कमेटी ने दिए हैं. प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देते हुए, प्राइवेसी फंडामेंटल पार्ट का, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका एक पार्ट है एज पर 2018 जजमेंट. तो श्री कृष्णा कमेटी ने रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छे दिए हैं. लेकिन सरकार ने क्या किया, जो बिल बनाया उस बिल में ये कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको डाइल्यूट कर दिया, उनको वीक बना दिया. और सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन से, फिर डेटा लोकलाइजेशन को भी डाइल्यूट किया कि सिर्फ जो आपका सभी पर्सनल डेटा जो हैं उसने, कुछ सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो हैं उसको ही लोकली स्टोर करना या फिर उसको मिरर करना, बाकी जो पर्सनल डेटा है उसको शेयर किया जा सकता है. तो ये रिकमेंडेशंस कमेटी के नहीं थे. तो सरकार को कमेटी के रिकमेंडेशंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक नया कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डेटा लोकलाइजेशन करते हैं तो मेक श्योर कि डोमेस्टिक सर्वेलेंस ना हो. फिर ऐसा ना हो कि जो अथॉरिटी में है वो लोगों के ऊपर नज़र रख सकें, जब चाहे कोई भी आपका डेटा निकाल सके. तो ये सिचुएशन भारत में ईजिली हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. प्राइवेसी इज़ बेटर एड्रेस्ड बाय स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस ऑन डेटा शेयरिंग एंड बेटर सिक्योरिटी टूल्स बीइंग एडॉप्टेड बाय द एप्लीकेशंस दैट सिक्योर यूज़र डेटा. प्राइवेसी जो है उसको एड्रेस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन चाहिए डेटा शेयरिंग को लेकर, और अच्छे सिक्योरिटी टूल्स भी चाहिए कि डेटा जो है वो लीक ना हो जाए. द प्रपोज्ड बिल हैज़ सम ऑफ दिस फीचर्स सिमिलर टू यूरोपियन यूनियन, राइट. कुछ यूरोपियन यूनियन के लॉज जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाएं और स्ट्रॉन्गर चेक्स क्रिएट करें ताकि सरकार या फिर अथॉरिटी के लोग हमारे ऊपर नज़र ना रख सकें. A case to dispose of mercy petitions swiftly. बलवंत सिंह राजोआना, जिन्होंने पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर थे बेंत सिंह, उनकी हत्या की थी, तो 2007 में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को मृत्यु की सज़ा, डेथ पेनल्टी सुनाई. फिर उनकी मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी 2014 में. देखिए 7 साल के बाद मर्सी पिटीशन फाइल की गई, और 2019 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को कहा, एक पत्र लिखा और कहा कि इनकी सज़ा जो है उनको कम्यूट यानी कि डेथ पेनल्टी सबसे सीवियर है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील की जाए. उसकी सज़ा कम की गई कि डेथ पेनल्टी नहीं, उसको थोड़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाए उनकी सज़ा को. लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई. अगेन पे अटेंशन हियर, ये 2019, तो 2007, फिर उसके 7 साल के बाद और उसके 5 साल के बाद, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 12 ईयर्स, 12 साल के बाद चीज़ें जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक पहुँची. और जब कोई व्यक्ति डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उनको अकेला रखा जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको कहते हैं, तो ऐसा कारावास जो होता है अकेले रहने का, वो एक व्यक्ति को पागल बना देता है और बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती है साइकोलॉजिकल लेवल पर. वो व्यक्ति नियरली यू कैन से वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं. तो होम मिनिस्ट्री ने ये कहा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए गुरु नानक देव जी की जो जयंती थी 550th बर्थ एनिवर्सरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सज़ा कम करने की बात की. लेकिन ये डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कैबिनेट ने कोई फाइल प्रेसिडेंट को नहीं भेजी थी. तो ये जो बलवंत सिंह हैं ये पिछले 25 सालों से जेल में है, 25 ईयर्स, राइट, 25 सालों से वो जेल में है. और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी इससे नाराज़ हुई. सुप्रीम कोर्ट ने
जनवरी 22 इसी महीने में एक डेट फिक्स की है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर एक डिस्कशन होगी, एक सुनवाई होगी। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये जो मृत्यु की सज़ा है उसको एबॉलिश यानी कि इसको बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है डिले। किसी को मृत्यु की सज़ा सुना दी और फिर 10, 15, 20, 25 साल लग जाते हैं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा, राइट। इससे अच्छा तो है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी जाए। तो डिले की वजह से रिव्यू के प्रश्न उठते हैं। दूसरी चीज़, क्या मृत्यु की सज़ा जो है ये क्राइम्स को रोक पाती है? रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे दूसरे कोई भी क्राइम्स हो। इनफैक्ट ये दुखद बात है, लेकिन पहले तो कैसी चीज़, रेप जैसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब डेथ पेनल्टी होती है तो पता है क्या होता है, जो 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 ये क्रिमिनल हैं वो पीड़ित को मार डालते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वैसे भी डेथ पेनल्टी मिलेगी, या फिर अगर ये जिंदा बच गए तो फिर हम फंस जाएंगे। तो जो विक्टिम है उनकी मृत्यु भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डेथ पेनल्टी। ये भी एक लॉजिकल चीज़ है जो आपको समझनी है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। इसके अलावा भी ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोगों ने, दुनिया के अलग अलग देशों ने इसके ऊपर अलग अलग डिसीजंस लिए हैं। राज्यसभा में ये प्रश्न उठा था कुछ सालों पहले, लेकिन इसको वॉइस वोट से रिजेक्ट कर दिया कि डेथ पेनल्टी हटानी नहीं चाहिए। और उस टाइम पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे, किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार डेथ पेनल्टी को हटाने के बारे में नहीं सोच रही है। 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को इस विषय के ऊपर अपनी टिप्पणी या फिर अपनी कमेंट बताने के लिए कहा। तो 14 राज्य जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड, बार बार रिमाइंडर देने के बाद सिर्फ 14 स्टेट्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक रिस्पॉन्ड किया। और इसमें से 12 जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसमें से 12 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने रिजेक्ट किया। सिर्फ कर्नाटका और त्रिपुरा 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, डेथ पेनल्टी को हटाया जाना चाहिए। टोटल दुनिया के 142 देशों ने डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। 56 देश में आज भी ये हैं, और इसमें से हमारा देश भारत भी ये 56 देश में शामिल हैं। लगभग 4 दशकों से श्रीलंका में डेथ पेनल्टी नहीं दी गई थी, लेकिन 2019 में वहाँ के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना ने एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दिए 4 ड्रग ऑफेंडर्स को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना यह है कि चाइना में हर साल हज़ारों लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। इराक ने 2018 में 253 लोगों को एग्जीक्यूट किया, और सऊदी अरेबिया ने 149 लोगों को मृत्यु की सज़ा दी 2018 में। ओवरऑल दुनिया की बात करें तो 2017 में 993 लगभग 1000 लोगों को मृत्यु की सज़ा दी गई थी। आई थिंक चाइना और रशिया जैसे देशों के नंबर्स इसमें शामिल नहीं होंगे, बट 2018 में ये आंकड़ा जो है वो ड्रॉप हुआ है। भारत की बात करें तो टोटल 378 लोगों को मृत्यु की सज़ा दी गई है। सिर्फ 2019 में 102 लोगों को 102 लोगों को मृत्यु की सज़ा अलग अलग कोर्ट्स ने दी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये टाइम को कम करने के लिए सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के पास जो भी एक प्रपोजल जाता है, तो मर्सी पिटीशन हो या फिर मर्सी पिटीशन बेसिकली, तो प्रेसिडेंट का टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये, या फिर व्हाटएवर जो भी कमेटी डिसाइड करे, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। फिर अलग अलग ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी, किसी के डेस्क से फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है और एक व्यक्ति जो है वो पीड़ित है, राइट, मीन्स जिनको सज़ा सुनाई गई है, जो 20-25 सालों से जेल में हैं, तो एक व्यक्ति की आलस या फिर एक व्यक्ति इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में डिलेज होती हैं, कोर्ट हियरिंग में तारीख पे तारीख, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स काफ़ी देर से लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करें और टाइम फ्रेम तैयार करें इसकी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, विक्ट्री फॉर फार्मर्स। क्या आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि जो 10th मीटिंग हुई फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि ये जो फार्म लॉज हैं उनके ऊपर एक होल्ड, उनके ऊपर एक पॉज बटन दबाया जाएगा फॉर 1.5 ईयर, 1.5 साल के लिए। सोम प्रकाश जो हैं उन्होंने कहा 2 साल, लेकिन फिर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर
नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने 6 महीने कट कर दिए और फिर इसको 1.5 ईयर्स कर दिया। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। देखिए, जो मैंने पॉइंट आपको एक बहुत टाइम पहले, जब से ये इश्यू स्टार्ट हुआ है, तब मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि पार्लियामेंट में इस कानून को, ये जो 3 फार्म लॉज हैं, उनको थरोली डिस्कस नहीं किया गया था। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेंसस से, सभी का एक मत हो, उसके बाद ज़रूरी नहीं है, यूनानिमस नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लोग कहें, लेकिन मेजॉरिटी जब कहें यस, तब उस चीज़ को आगे लाना चाहिए। और ख़ास करके ऐसा लो जो हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है, तो इसको विदाउट कंसल्टेशन और कमिटी के रिकमेंडेशंस के बिना इसमें आगे बढ़ना जो है वो एक सुसाइडल मिशन जैसा था, और यही हुआ। और अब इसके ऊपर एक होल्ड लगाया गया है, तो ये किसानों के लिए भी एक जीत है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसानों को बहुत तकलीफ़ हुई। ये जो सबसे सीवियर विंटर थी, तो उसमें वो लोग वहाँ पर बाहर धरना कर रहे थे। 60 जितने लोगों की मृत्यु हुई है, 6 किसानों ने आत्महत्या की, कितना ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हुआ, कितने सारे लोगों का रोज़गार जो है वो अफेक्ट हुआ। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये सारी बुरी बातें थी, एज वी नो, बट अच्छी बात यह है कि किसानों ने किसी भी प्रकार का वायोलेंस जो है वो नहीं किया। सलाम है इन सारे किसानों को जिन्होंने एक डिसिप्लिन दिखाई और एक कम्युनिटी लिविंग भी हमें सिखाया कि कैसे एक दूसरे को लंगर बांट रहे थे, सेवा कर रहे थे, राइट। और बहुत ही शांति से उन्होंने अपना जो एक विरोध था वो सरकार के सामने रखा और सरकार को किसानों की सुननी पड़ी। तो ये है एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट अगर हो तो इस प्रकार के होने चाहिए। तब देश की जनता जो है वो भी आपके साथ समर्थन देगी या फिर आपके विषय के ऊपर चर्चा करेगी कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। समर्थन ना भी दे कोई, तो भी चर्चा तो हुई। और डेमोक्रेसी की आत्मा है वो वही है कि हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करें, उसके ऊपर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वायलेंस जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। और यही किसानों ने हमें प्रूव किया है अपने इस प्रोटेस्ट से। तो इट्स गुड कि चलो अब इसके ऊपर थरो डिस्कशन होगी, ज़्यादा एनालिसिस होगा और इसमें कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि सरकार का तरीका गलत था लॉ को पास करने का, लेकिन फार्म लॉज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फार्म लॉज गलत हैं, कि पूरे लॉज जो हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं है। इसको और ज़्यादा रिफाइन डेफिनेटली हम कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप इनको प्लीज़ PDF डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। एंड एक और प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि यहाँ पर 3 देशों के नाम हैं, म्यांमार, मॉरिशस एंड सेशल्स। तो ये तीनों देशों के कैपिटल, कि म्यांमार का कैपिटल क्या है, मॉरिशस का कैपिटल क्या है और सेशल्स का कैपिटल क्या है, ये तीनों आपको लिखने हैं, राइट, ऐसे। तो ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिपब्लिक डे सेल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।